ये एकदम हम्म। पिन पॉइंटेड डाटा है, इसको याद करके जाना पड़ेगा एग्जाम टाइम से 5 दिन पहले। तो उस पीडीएफ को रिवाइज करके जाओ, उसके क्वेश्चन से डायरेक्ट उठ के आते हैं। तो मतलब यही हो रहा था, प्री सबके निकल जाते थे, मैथ्स नहीं निकल पाते थे। हाँ तो सर, मैन की टेक्निकल में अपन नोट्स पढ़ते रहते हैं, तो स्कोर सर सेम रहता है कि हाँ कि आप वही वो चीज बार बार पढ़ रहे हो। और एसएससी जेई तो ऐसा एग्जाम है सर जो अपने पैटर्न को रिपीट करता है पूरा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग के साथ हैं शुभम बंसीवाल जी। इनका सिलेक्शन इसी साल एसएससी जेई 2022 में हुआ है और इनका जो डिपार्टमेंट है वो सीपीडब्ल्यूडी है, इनको अलॉट हुआ है। एंड ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं। तो बहुत लोग का मैसेज या और कमेंट वगैरह आता है कि सर मेरा जो मार्क्स है वो 70 पे या फिर 60 पे सेचुरेट कर गया है। जैसे कि टेस्ट हम लोग बहुत देते हैं बट जो मेरा मार्क्स है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है। तो सर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। तो देखते हैं कि सर ने कैसे उसको इम्प्रूव किया। साथ ही साथ उनका जो भी स्ट्रेटजी, जो भी जर्नी रहा एसएससी जेई को लेके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया बट नहीं दिख रहा है एक स्टेबल कैरियर। घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो या फिर किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी, और सभी एग्जाम्स की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। अभी कुछ दिनों के लिए पीडब्ल्यू प्राइसेस में हेवी डिस्काउंट मिल रहा है। पीडब्ल्यू आप लोग को ऑफर करता है अशोका बैच की, जो कि सिर्फ 1499 रुपीज में अवेलेबल है। साथ ही साथ अभय बैच जो कि सिर्फ 999 रुपीज में अवेलेबल है। दोनों ही बैच सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तीनों ही ब्रांच के लिए अवेलेबल है। अभय इज कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच एंड अशोका इज कंप्लीट थ्योरी एंड प्रैक्टिस बैच, जहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विद डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। ये बैचेस मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है एंड यहाँ पे अभी आप लोग को इन दोनों बैचेस में काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो पीडब्ल्यू कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडब्ल्यू लिंक पे क्लिक करो और कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे भी दिख रहा होगा। तो हेलो शुभम, कैसे हो आप? एकदम ठीक सर। तो अब कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि एक एक जब आप रिजेक्टेड होते हो और आप किसी चीज में सेलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद आपकी फीलिंग में जमीन आसमान का अंतर होता है सर, वो एक्सप्लेनेबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मोमेंट में लोग जब आएगा उसी को समझ में आएगा। हाँ सर, वो जो मोमेंट होता है वो उस टाइम पता ही नहीं चलता आपको क्या हो रहा है, बस अच्छा लगता रहता है कि हाँ, जो चाहिए था जिंदगी में वो मिला आखिरकार। चलिए बहुत अच्छा। तो अब आपके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अपने बारे में थोड़ा थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। My name is Shubham Manshiwal. I am from Nadwara, Rajasthan. I have done my BTech from Government Engineering College, Bikaner, and MTech from Malvi National Institute, Jaipur. तो जैसे इस बार आपका जो मार्क्स था प्री में और मेंस में, दोनों के बारे में बताइएगा। मेरा सर प्री में मार्क्स थे 127, और फिर मेंस में स्कोर था सर 252। रैंक कितना बना है आपका? रैंक सर, मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक है 298 सर। और डिपार्टमेंट आपने कौन सी ऑप्ट की थी और कौन सी डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुआ? मैंने सर सीक्वेंस यही भरा था, सीपीडब्ल्यूडी, फिर एमईएस, फिर नेवल वाला लास्ट में बीआरओ भरा था, क्योंकि सर चश्मे वश्मे का थोड़ा दिक्कत है उस हिसाब से। तो मैंने जो सबसे नंबर 1 पे सीपीडब्ल्यूडी भरा था सर, वो मेरे को ऑप्ट हो गया। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। तो उस दिन का बात बताइए जब रिजल्ट आया 24 मई को, तो उस दिन का क्या फीलिंग था? 8 बजे के बाद कैसा लग रहा था? सर जिस दिन रिजल्ट आया, एक्चुअली मैं उस टाइम घर पे नहीं था, उस टाइम मैं सर ट्रैवलिंग कर रहा था। तो मैं बस में बैठा था जयपुर से घर आने के लिए। तो भैया का फोन आया कि तेरा रिजल्ट आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने कहा कि वापिस ढंग से चेक करके बताओ ऐसे भरोसा नहीं हो रहा। फिर उसने कहा मैं तेरे को लिस्ट भेज रहा हूँ, खुद देख ले। तो मैंने रिजल्ट देखा अपना, तो रिजल्ट देखते ही तो सबसे पहले नाम सर्च किया, नाम मिल गया।
मैंने पोस्ट कोड देखा भी नहीं, तब मिली होगी, कुछ ना कुछ तो मिला ही है, चलो जो भी है। फिर मैंने भैया से पूछा आपने देखा कुछ पोस्ट कोड वगैरह, क्योंकि मैं एक बार देख के तेरे को चेक करके बताता हूँ। फिर उसने कहा CPWD मिला। फिर मैंने कहा, फिर मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि लिस्ट भेजो कौन सी है चेक करने की। फिर मैंने उसको देखा, फिर मुझे सी ऑप्ट हो रखा था। तो वो जो उस टाइम मैं पूरी रात बस में बैठ के आया, जो सोच रहा था वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता सर। मतलब मुझे हर खुशी फील हो रही थी कि कैसा लगता है एक सिलेक्शन होने के बाद इंसान को। हम मनाते हैं फिर कि मेरी घर हमारा। वालों से बात हुई सर फोन पे कि मेरा रिजल्ट आ गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मेरे से एटलीस्ट फोन पे बोला भी नहीं जा रहा था कि बस बस इतना से ही निकला कि हाँ मेरा रिजल्ट आ गया, मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। तो वो जो फीलिंग थी ना, एकदम आंखों से आंसू आना, एकदम मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग थी सर। तो जैसे कि मार्क्स, आपका टोटल मार्क्स बना है करीबन 270 के आसपास, 270 से 80 के बीच में आपको बना है मार्क्स। थ्री 378 थ्री है सर सेवेंटी टोटल, हाँ, दोनों जोड़ के। 370। हाँ, थ्री तो सेवेंटी एट सर, दोनों आ- दोनों मिला के। आपने मतलब कभी सोचा था कि मेरा 380 के आसपास आएगा, मार्क्स कट ऑफ इतना ज्यादा जाएगा? नहीं, इतना सर बिल्कुल नहीं सोचा था। जब मैं प्री दे के आया तब मुझे लग रहा था कि हाँ मेरा हो जाएगा, पर मेरे को ये नहीं पता था कितने नंबर आएंगे कितने नहीं आएंगे, पर मेरे को फीलिंग आ रही थी कि हाँ मेरा हो जाएगा, क्योंकि नॉन टेक स्ट्रॉन्ग थी। पर फिर मैंने कहा चलो अटेम्प्ट तो करते हैं अच्छा खासा, कि होगा जो देखेंगे। तो जब मैं पेपर कर रहा था तो टेक्निकल में जो भी न्यूमेरिकल आ रहे थे एक बार उनको छोड़े, क्योंकि वो अगर करने लगता तो फिर मेरा काफी टाइम उनमें यूटिलाइज हो जाता। मैंने कहा इनको लास्ट में देखेंगे टाइम बचेगा तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल छोड़ता गया। तो मान लो ज्यादा नहीं थे सर, 6-7 न्यूमेरिकल होंगे, वो छोड़ दिए। उसके अलावा मेरे को जो भी आ रहे थे एक अटेम्प्ट में मैंने पेपर कर लिया था, टेक्निकल वाला। तो लगभग मैंने टेक्निकल में अटेम्प्ट कर लिए थे सर 85 के आसपास, कि हाँ अब एक बार छोड़ते नॉन टेक पे चलते हैं। फिर पहले जीके करी, क्योंकि जीके में कॉन्फिडेंस था, पर पेपर में इतना अच्छे से नहीं आई जीके। ठीक ठाक कर ली, हाँ स्कोर करने लायक। करंट अफेयर आ नहीं रहा, स्टेटिक तो स्ट्रांग है सर थोड़ा, इसलिए स्टेटिक कर लिया, करंट अफेयर नहीं आ रहा था। फिर रीजनिंग करने लगा, तो रीजनिंग में 40 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। फिर 40-42 करके ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, टेक्निकल पे चलते हैं वापिस। फिर टेक्निकल में 5 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लिए, फिर रीजनिंग के वहीं छोड़ दिए। फिर सर टाइम हो गया इतने में तो। हमने टाइम इस बार इशू किया है, बहुत लेंदी पेपर आ गया था, तीनों ही का थोड़ा थोड़ा लेंदी था, थोड़ा ज्यादा हाँ लेंदी सर, था। और थोड़ा सा सिलेबस भी ऐसा लगा चेंज किया है उन्होंने, टेंडर के क्वेश्चन दे रखे हैं हाँ हाँ इलेक्ट्रिकल में, हाँ। वो सर जनरली कोई पढ़ के जाता नहीं उन टेंडर वाले क्वेश्चनों को। तो वो दिमाग से जो लग रहा था कि हाँ यही सही लग रहा है, वो टिक कर दिया था सर। थोड़ा रिस्क फैक्टर लेना पड़ता है कि हाँ कि कम अटेम्प्ट से अच्छा हल्का सा तो रिस्क लो, आपको लग रहा है ये सही है तो आप कर दो। बिल्कुल। हमको लगता है टेंडरिंग में जो क्वेश्चन आए थे उसमें काफी क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस है, जैसे कि अगर आप सोचेंगे तो बन हाँ वो जाने वाला बेसिक था। थे सर एकदम। हाँ। हाँ सर वो बट एकदम बेसिक थे। इस बार पढ़ के जाना जरूरी है सबको, जो आ गया क्वेश्चन उससे बिल्कुल सर, टॉपिक को अब पढ़ के पता जाना। चल गया ऐड हो गया तो फिर तो पढ़ के जाना जरूरी है सर उसमें। चलिए, तो आपका एसएससी जेई का जो सफर है वो कब और कहाँ से स्टार्ट होता है? मैंने सर ऐसे तो एसएससी जेई का सफर तो काफी लेट शुरू हुआ था मेरा। मैंने थर्ड ईयर से मेरी कोचिंग शुरू कर दी थी गेट के लिए, कॉलेज के साथ साथ ही। तो मैंने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर गेट की कोचिंग करी। फिर गेट में ठीक ठाक नंबर आए, उससे मेरे को सर एमएनआईटी जयपुर मिल गया। तो मैंने सोचा कि एमटेक कंटिन्यू कर लेते हैं साथ के साथ, तो फिर मैंने एमटेक कंटिन्यू कर ली। फिर बीच में एमटेक के साथ साथ मैंने काफी स्टेट जेई के एग्जाम दिए। फिर उनमें मैं किसी में 1 नंबर से रह जाता, किसी में 3 नंबर से रह जाता। मतलब मैं अभी तक किसी में प्री निकल जाता तो मैथ्स नहीं निकलता। फिर काफी जनरली मुश्किल हो रही थी, फिर मैंने सोचा कि एक बार नॉन टेक में शिफ्ट होके देखते हैं। फिर मैंने वीडियो का एग्जाम दिया, उसका प्री निकल गया, मैथ्स नहीं निकला। और नॉन टेक के सर अभी सीजीएल दिया था, सीजीएल का प्री निकल गया मैथ्स नहीं निकला। तो मतलब यही हो रहा था, प्री सबके निकल जाते थे, मैथ्स नहीं निकल पाते थे। फिर मैंने एकदम जीके को थोरोली पढ़ा पूरा, क्योंकि सर स्टेट पीसीएस की इच्छा थी शुरू से ही कि नहीं होगा तो एक बार इसमें ट्राई करेंगे। तो इंडियन जीके काफी अच्छे से पढ़ रही थी, इसलिए मुझे एसएससी जेईई में उसका सीधा सीधा फायदा हो गया कि हाँ उसको ज्यादा इतना नहीं पढ़ना पड़ा। करंट अफेयर की बात थी, करंट अफेयर पढ़ लेंगे। तो करंट अफेयर पढ़ा थोड़ा थोड़ा, उसका फायदा काफी मिला। फिर जब एसएससी जेईई की वैकेंसी आई, तो कि एक बार अच्छे से तैयारी करके देखते हैं, क्योंकि टेक्निकल की तैयारी तो सर थी शुरू से, गेट पढ़ा है, इतने सारे जेई के एग्जाम दिए, तो टेक्निकल की थी। तो टेक्निकल की तैयारी में सर मेन तो ये होता है कि आप क्या ऐड ऑन करो, कि आपके नंबर वही आ रहे हैं घूम घूम के टेक्निकल, क्योंकि जेई लेवल का टेक्निकल सर फिक्स हो जाता है एक बार आपने इतना सब पढ़ लिया।
अब एक्स्ट्रा क्या पढ़ोगे आप, कि नंबर उतने ही आते हैं कि 100 में से 70 आ जाएंगे आपके। तो टेक्निकल वो नंबर बढ़ाने के लिए फिर मैंने सोचा कि नोट्स तो मैंने बहुत पढ़ लिए थे सर, नोट्स से नंबर नहीं बढ़ रहे थे। नोट्स में वो चीज रिपीटेड, वो तो सब याद रह जाता है। आप गेट की कोचिंग हम्म, करिए, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बनाना आपको सब आता है। हम्म। फिर मैंने सर जो भी यूथ की बुक थी और अपने जो भी यूट्यूब लेक्चर्स आते हैं ना, जिसमें क्वेश्चन सीरीज कराते हैं, तो जो जो क्वेश्चन मेरे को जो भी नया था मैं उसको लिख लेता था। तो मैंने सर दो दो कॉपी लिख ली थी लगभग, क्वेश्चन क्वेश्चन की, उनको पॉइंट में बना के, ये मुझे याद नहीं रहते हैं, ये लास्ट में पढ़ के जाना है। बाकी सब याद है, उसको पढ़ के नहीं जाएंगे चलेगा, पर ये जो लिखा है उसको पूरा पढ़ के जाना है लास्ट में। तो जब भी एग्जाम पास आता मैं उन दोनों कॉपी को रिवाइज करता, उनमें से सर सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते थे। हाँ, तो शुभम कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी, तो आप बता रहे हाँ थे सर। कैसे आपने टेक्निकल वाले पोर्शन को 70 से आगे बढ़ाया, मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे। हाँ तो सर मैन की टेक्निकल में अपन नोट्स पढ़ते रहते हैं तो स्कोर सर सेम रहता है, कि हाँ कि आप वही वो चीज बार बार पढ़ रहे हो। और एसएससी जेई तो ऐसा एग्जाम है सर जो अपने पैटर्न को रिपीट करता है पूरा। तो अगर आप इसके जो नए क्वेश्चन आते हैं अगर उसको नहीं पढ़ोगे तो वो आप नोट्स पढ़ के तो वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसमें जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नए नए क्वेश्चन पूछता है तो उन सबको आपको अलग से डाटा कलेक्ट करना ही पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने सर ऐसे एक यूथ पब्लिकेशन की बुक लगाई थी दोनों, तो उसमें से जो भी मुझे याद नहीं होता था नॉर्मली उसको पूरा एक कॉपी में लिखा और लास्ट में याद करता था। और फिर जैसे टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज थी उसका सर बहुत सही यूटिलाइजेशन किया था मैंने, कि जो भी क्वेश्चन मेरे को नहीं आते थे ना उन सबके स्क्रीनशॉट ले लिए थे, पूरी एक पीडीएफ बना ली थी सर 400 500 स्क्रीनशॉट की। जो मुझे ये चीजें की याद करनी है लास्ट में, ये मुझे याद नहीं रहेंगी। ये एकदम हम्म, पिन पॉइंटेड डाटा है, इसको याद करके जाना पड़ेगा एग्जाम टाइम से 5 दिन पहले। तो उस पीडीएफ को रिवाइज करके जाओ, उसके क्वेश्चन से डायरेक्ट उठ के आते हैं। अब यूटिलाइजेशन हुआ और ये सब जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं हीटिंग वगैरह वेल्डिंग, इनके क्वेश्चन सर बीटेक में तो पढ़ते नहीं है हम, इतना आता नहीं है। तो मेनली अगर एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो ये सर टेक्स्ट बुक का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन किया था मैंने, उसकी हर एक जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे सारे एक सिस्टमेटिक वे में उनको पूरी तैयारी करी थी सर लास्ट में एसएससी जेई के लिए। तो आपका अगर सेक्शन वाइज देखा जाए तो टेक्निकल और रीजनिंग जीके में कितना कितना मार्क्स बना। मेरे टेक्निकल में थे सर, टेक्निकल में ज्यादा तो नहीं थे, 65 के करीबन थे, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट ज्यादा किया तो गलत ज्यादा हो गए थे सर। और मेरे रीजनिंग में थे 35 के आसपास। और मेरा इस बार सर जीके इतना अच्छा नहीं हुआ था, 22 नंबर ही आए थे सर जीके में मेरे। इस बार का जीके हमको लगता है कि कुछ ही लोग हैं, देखिए 10-12 लोग ही हैं जिसका 30 पहुंचा है। बाकी जीके का लेवल थोड़ा अलग टाइप का है, बहुत ही अलग टाइप से जीके पूछा गया। हाँ सर, मतलब करंट के नाम पे 5 6 साल पुराना डाटा पूछ रहे थे ना, वो करंट है ना वो स्टैटिक है, तो सर बहुत डाउट आ रहा था पेपर करते टाइम। खुद को ऐसा लग रहा था अब इसमें क्या करूं क्या छोड़ूं, इस टाइप से फीलिंग आ रही थी। फिर सर थोड़ा रिस्क ज्यादा लिया तो वो नंबर कटे भी हैं सर, उसका थोड़ा नुकसान भी हुआ है मेरे को। तो पर सर वो इसीलिए जब डाउट होता है तो आपको थोड़ा तो लेना पड़ता है। सही बात है, इसीलिए हम कहते हैं कि इस बार जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा जीके के पीछे अगर भागेंगे ना तो वो कभी आपको पटक भी सकता है। तो हाँ अपना सर, उसमें कोई टेक्निक, भरोसा नहीं है। हाँ टेक्निकल बहुत अच्छे से कीजिए। बाकी जो नॉन टेक पोर्शन है उसको एवरेज करके जाइए, बाकी रीजनिंग को बहुत अच्छे से करके जाइए। रीजनिंग से जो मार्क्स आएगा तो वो आपका श्योर शॉर्ट मार्क्स होगा, एकदम सही मार्क्स होगा, बनता है क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं हाँ कि, सर, क्योंकि रीजनिंग में कटता नहीं है सर नंबर इसलिए। हाँ अब बात करते हैं आपका जो टाइम टेबल वगैरह था रूटीन डेली का, उसके बारे में बताइए। मेनली सर रूटीन में तो मैं किसी टाइम के हिसाब से तो नहीं पढ़ता था, सुबह उठे पढ़ना शुरू कर देता था। मेरा मतलब सर ये कह सकते हो सोने के अलावा और खेलने के अलावा दो ही काम थे, उसके अलावा मैं पूरे दिन लगभग पढ़ता था। मैं सिर्फ शाम को क्रिकेट खेलने चला जाता था और रात को सोता था, बाकी मैं पूरे दिन लगभग पढ़ता ही रहता था सर, जब से एसएससी जेई की प्रिपरेशन शुरू करी थी। और फिर प्री के बाद तो और ज्यादा एक्टिवली पार्ट लेने लग गया था, थोड़ा खेलना भी बंद कर दिया था कि हाँ कि पूरा ढंग से करके जाना है तो। है ना, तो आपने मेंस की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी, एग्जाम के जस्ट मैथ्स बाद की या फिर प्रिपरेशन रिजल्ट आने के बाद? रिजल्ट आने के बाद सर, तो पहले क्योंकि कॉन्फिडेंस सर नहीं आ रहा? खुद पे इतना बिलीव था कि टेक्निकल स्ट्रांग है, हम्म, अगर अच्छा रिजल्ट आएगा। और आइडिया था सर कि हाँ ठीक है पास तो मैं हो जाऊंगा, ये आइडिया तो मुझे था शुरू से। फिर जितना भी था मैथ्स में स्कोर बनाएंगे। तो टेक्निकल तो सर टेक्निकल टच में तो मैं हमेशा रहता ही हूँ, तो मेरे को ये आइडिया था कि हाँ इसमें 4 5 सब्जेक्ट ही है, मैथ्स में सब्जेक्ट भी ज्यादा नहीं आते, जिसमें नेटवर्क मशीन वगैरह ये सब आती हैं। ये सर स्ट्रांग होती हैं शुरू से, जब गेट वेट की तैयारी करते हैं तो इनके क्वेश्चन बहुत बनाए हुए होते हैं।
तो हम्म। वो सीधा सीधा फायदा हो गया सर। फिर जैसे ही रिजल्ट आया तो फिर तैयारी शुरू कर दी। मैं तो सर प्रीवियस ईयर पे था पूरा, कि प्रीवियस ईयर अच्छे से करके जाना है। तो मैंने प्रीवियस ईयर 5 से 6 बार लगा लिए थे। फिर टेस्ट सीरीज का नाम आया तो सर टेस्ट सीरीज तो मैंने नहीं ली थी, पर मैंने जितनी भी टेस्ट सीरीज हो रही थी ना, उन सबके सॉल्यूशन को एनालिसिस करता था कि हाँ कि क्योंकि इतना बड़ा अटेम्प्ट एक एक टेस्ट देके देखा था, मेरे से अटेम्प्ट पूरा हो नहीं पा रहा था टेस्ट सीरीज में। तो मैंने कहा कि हम्म। इनके सॉल्यूशन को एक बार खुद से करके देखते हैं पूरा। तो मैं खुद से करके देखता तो उसमें टाइम धीरे धीरे रिड्यूस तो हो रहा था मेरा, कि हाँ आपका पहले ज्यादा आ रहा था, फिर धीरे धीरे मेरा टाइम कम होने लग गया। तो फिर मैंने फिजिक्स एकेडमी के, उत्कर्ष क्लासेस के, जिसके भी होते थे उनका सॉल्यूशन कि जल्दी हो या नहीं हो, मेरे को आना सब चाहिए। तो फिर सर जितना नॉलेज था उतना फायदा हुआ। जितने क्वेश्चन मैंने ज्यादा किए थे उतने जैसे ही पेपर आया तो वहां तो जल्दी जल्दी हो गए सर, क्योंकि क्वेश्चन तो नॉर्मली आते हैं। आपको अगर आता है तो आप अटेम्प्ट कर लोगे पूरे पेपर को। और मेन तो सर ये खेल है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है। अब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि लास्ट में जब मैं 2 यूनिट बची थी तो 1 यूनिट थ्योरी की बची और 1 यूनिट न्यूमेरिकल की बची। और मिनट बचे थे 15 मिनट के करीबन, सब 15 मिनट में 4 क्वेश्चन करने। अगर मैं थ्योरी वाली उठाता, आती तो वो दोनों थी ठीक ठाक, पर थ्योरी वाली उठाता तो मैं कम से कम 2 ही क्वेश्चन कर पाता उसमें, 2 ढाई मान लो। पर फिर हम्म। मैंने न्यूमेरिकल की उठाई, एक न्यूमेरिकल में डाउट था, बाकी 3 क्वेश्चन मेरे को आते थे। तो सर वो पूरी यूनिट उठाई तो उसका मेरे को फायदा मिला, मेरा पेपर लगभग पूरा अटेम्प्ट हो गया था सर। जी। तो जैसा आप बता रहे हैं कि आपने पेपर बहुत अच्छे से दिया, मेंस के लिए आपने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिया। तो बहुत लोगों का मानना है हाँ कि सर। टेस्ट सीरीज लेने के बाद मेरा डिमोटिवेशन स्टार्ट हो गया था, जैसे बहुत लोगों से मेरा बात हुआ था। तो टेस्ट सीरीज लेने के हाँ सर। बाद वो डिमोटिवेट होने लगे, तो उससे पहले वो काफी कॉन्फिडेंट थे। उसके लिए बताइए कि लोग को डिमोटिवेट होना चाहिए या फिर वहां से जो भी इनहेंस कर सकते हैं उस पर फोकस करना चाहिए। सर टेस्ट सीरीज लेते ही अगर ऐसे डिमोटिवेट की बात है कि, तो नंबर मेरे भी कम आए थे। पहला टेस्ट देती तो मेरे को लगा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, इतना पढ़ने जा कहाँ रहा है। फिर मैंने सोचा ठीक है जो भी है, अपन को जो जिसमें जो भी कंटेंट आया उसको पूरा पढ़ के जाना है। मेन है कि आप क्वेश्चन कर सकते हो या नहीं कर, क्योंकि सर टेस्ट सीरीज में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो इतने लंबे क्वेश्चन नहीं आएंगे मेन एग्जाम में। टेस्ट सीरीज हम्म। बनाते हैं इसलिए कि आप अच्छी प्रैक्टिस कर लो, और भी हम्म। पेपर का लेवल उससे हमेशा कम ही रहता है, कोई भी टेस्ट सीरीज हो सर। तो मेनली वो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो उनको आपको ये सोच लो कि आपको पूरी प्रैक्टिस करके जानी है कि मैं हर क्वेश्चन को कर सकूं। तो जब आप सर करने लगते हो, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वो टाइम ज्यादा कंज्यूमिंग नहीं करेगा, ये बात है। टेस्ट सीरीज के में अगर कम मार्क्स आ रहे कोई बात नहीं, क्योंकि अपन को ये आइडिया रहता है कि टेस्ट सीरीज जैसा पेपर तो नहीं आएगा। अगर एक क्वेश्चन कम भी बन रहा है तो आप असली पेपर में एक क्वेश्चन ज्यादा बनाओगे उससे। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन तो सर रहता है हमेशा। तो जैसा कि इस बार का पेपर का बात करें, प्री का, तो प्री के पेपर, मतलब प्री हाँ का जो सर। पेपर था वो काफी लेंदी आ गया था, काफी लोग को टफ लगता था, कोई बोल रहा था इजी था हाँ बट सर। लेंदी था। तो अब जैसे कि इस साल काफी लोग एग्जाम देने जाएंगे तो क्या होता है, सब हम लोग पढ़ के बहुत कुछ जाते हैं, बट वहाँ नर्वस होने की वजह से हमारा 10 से 12 नंबर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो उससे कैसे यस सर। लोग एनालाइज कैसे करें कि ये पेपर थोड़ा टफ है, इसमें कम स्कोर करेंगे तो भी हो जाएगा, तो उस टाइम कैसे मतलब रिएक्ट करना चाहिए लोग। मेनली तो सर मॉक दे दे के आपको पता चल जाता है कि पेपर का लेवल क्या आने वाला है। तो आप मॉक तो बहुत सारे दे चुके होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप कर चुके होते हो, तो आपको आइडिया रहता है कि हाँ पेपर इसके बीच में स्टे कर रहा है। पर जब आप अगर पेपर दे रहे हो, आपने शुरू के 10 क्वेश्चन किए, मानो 10 10 भी आपको नहीं आ रहे हैं, फिर चलो आगे बढ़े, पर आगे आपको लगातार 40 50 क्वेश्चन आ गए, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है शुरू में 10 करें, 10 के 10 नहीं आए। मेरे साथ भी हुआ था, शायद शुरू में 4 क्वेश्चन किए थे मैंने, मेरे को चारों नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है आगे बढ़ते हैं, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, क्वेश्चन पेपर कभी हार्ड और सरल पूरा एक जैसा नहीं आता सर। कम से कम मतलब उसमें हर पार्ट मिलेगा आपको सरल। अगर शुरू में हार्ड आ गया तो आपके आगे सरल पार्ट भी आएगा उसमें। और मेन तो सर अगर लेंथी है तो सबके लिए लेंथी है, तो आपको तो ये सोचना है कि आपसे मैक्सिमम कितना अटेम्प्ट हो सकता है। तो जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना ट्राई करो। और ये ध्यान होना चाहिए, ये क्वेश्चन मुझे आता है, पर अगर मैं इसको करूंगा तो मेरा बहुत टाइम खराब होगा, मेरे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पीछे हो जाऊंगा लोगों से। तो आते हुए भी क्वेश्चनों को छोड़ देना चाहिए सर। अगर न्यूमेरिकल है, बड़े हैं, आपको पता है आपको आते हैं, पर आपको टाइम लगेगा बिना कैलकुलेटर के, तो उन क्वेश्चनों को सर एक बार स्किप करना चाहिए। अगर आपको वापस घूम के आने के बाद टाइम मिलता है तो उनको अटेम्प्ट करना चाहिए सर। यही है मेन मेन तो सर। बिल्कुल, इस बार बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका प्रिपरेशन काफी अच्छा था, बट जो माइंडसेट होता है 140 प्लस का, कि 140 प्लस अगर हाँ नहीं सर। करेंगे तो नहीं होगा, तो इसके चक्कर में
मेरे जान पहचान में काफी लोग हैं जिन्होंने 20 से प्लस, उसके बाद जो होता है ना कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट 20 से प्लस लिया, जिसमें कि पीछे चले गए, वो सिलेक्शन से जस्ट वो पीछे हो रह गए हैं। हाँ। तो काफी हाँ लोग सर, ऐसा हुआ है। अब बात क्योंकि करते हैं। अपन से पहले मेंटली सेटअप बना के जाते हैं हाँ पूरा कर लेंगे पेपर को 140 प्लस। वो सर सब जरूरी नहीं हर पेपर 140 प्लस करने लायक हो। रैंक मैटर करता है कि आप उसमें ही कितना, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। से एक हाँ सर। एक इंटरव्यू में ही बात हुआ था। उसमें एक सिलेक्टेड कैंडिडेट ने बताया था कि मार्क्स मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपका जब भी टेस्ट देते हैं मॉक टेस्ट, तो उसमें रैंक आपका क्या बनता है। 200 के अंदर रैंक है तो बहुत बहुत बढ़िया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हाँ सर। चलिए। तो मैन अब सब पेपर का लेवल अलग अलग होता है, आपको तो रैंक देखनी चाहिए आप लोगों से किस तरीके से compete कर रहे हो। वहाँ पे स्टैंड पर हैं। चलिए, तो हाँ अब सर। बात करते हैं इस साल जो 2023 में जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, जिनका भी एग्जाम 3 मंथ में होने वाला है, लास्ट का जो फेज है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अभी उन लोगों को यस सर। कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। और काफी लोग का जीके पोर्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। सब मैसेज करते हैं मुझे कि सर स्टार्ट नहीं हुआ, जीके को अब क्या करें, कहाँ से करें। उसके लिए थोड़ा बता दीजिए ताकि मैक्सिमम मार्क्स अटेंड कर पाए वो जीके पोर्शन में भी, और अच्छे से पेपर को दे पाए। जैसे सर अभी लगभग जो भी प्रिपेयर कर रहा है उनका टेक्निकल तो सर सबका लगभग ठीक रहता है, वो कर लेते हैं टेक्निकल में, तो सब टेक्निकल बैकग्राउंड अच्छा होता है तो टेक्निकल तो मेन सर नॉन टेक का ही है। तो नॉन टेक में रीजनिंग के लिए तो आपको कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओ, ज्यादा उसमें ज्यादा इतना नहीं सोचना कि हाँ जो क्वेश्चन जो आपको पर्टिकुलर जो चीज नहीं आ रही उसका वीडियो देख लो, बाकी टेस्ट लगाओ, आपके रीजनिंग तो इंप्रूव हो जाएगी सर सीधी सीधी। फिर अगर जीके पढ़ना है और अगर आपके पास टाइम कम है, जैसे कि सर मान लो 2 महीने ही है और जीके पढ़ना है, तो आप पूरा थोरोली पढ़ोगे तो आप हो ही नहीं पाएगा इतना तो। पर आपको एक पैटर्न पता होता है कि हाँ एसएससी इसी पेपर इसी पैटर्न से न इससे ऊपर जाता ही नहीं है, कि हाँ ठीक है वो कोई अगर कोई वंश है तो उसका पहला राजा पूछ लेगा, उसका लास्ट राजा पूछ लेगा, उसमें हम्म। इंपॉर्टेंट क्या है कि हाँ उसने ये मेन काम क्या किया है, तो वो मेन मेन चीजें पूछता है, कभी एकदम बिल्कुल फालतू चीज तो एसएससी नहीं पूछता। और जैसे कि एसएससी जेई का एग्जाम है, सीजीएल का एग्जाम है, एमटीएस का एग्जाम, इन सब की जीके का लेवल लगभग सेम सही रहता है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो मेनली सर जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए ना उन सब के क्वेश्चनों को पढ़ लेना चाहिए स्टेटिक में तो एक बार, कि अगर हाँ इसके अंदर से आएगा तो मैं कर लूं एटलीस्ट, क्योंकि अब पूरा पढ़ने का तो टाइम नहीं है। आपको अगर लग रहा है आपका टेक्निकल बिल्कुल पूरा है और अब इतना टाइम तो है कि आप पूरा पढ़ सकते हो तो आपको पूरा पढ़ना चाहिए। बाकी एसएससी की जीके लगभग फिक्स होती है, आप लगभग उन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लो, किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है उसको पूरा पैटर्न को फॉलो कर लो। मैन जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री से पूछता है तो आपको पता है कि हाँ वो वायसराय से क्वेश्चन पूछेगा, वो हम्म। कोई भी एक आंदोलन से क्वेश्चन पूछेगा, तो वो अपन को फिक्स पता है, वो समाज सुधार उससे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये अपन को पता है कि ये पूछेगा ही पूछेगा, तो इन टॉपिक को कभी नहीं छोड़ के जाना चाहिए। जनसंख्या से क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको पता हो कि भाई आप छोड़ रहे हो तो वो चीज गलत है, कि हाँ आपको पता है नदी से क्वेश्चन पूछेगा, तो हर चीज को जहां से क्वेश्चन पूछेगा उस चीज को तो पूरा पढ़ के जाना चाहिए कि हाँ इसमें से क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट मैं कर सकता हूँ। तो हमको लगता है प्रीवियस ईयर से अगर एक लिस्ट बना ले एक पेज में कि कौन से टॉपिक से हाँ क्वेश्चन सर। पूछा गया है, और उसको अच्छे से अगर प्रिपेयर करके जाए, तो हमको लगता है कि अच्छा मार्क्स के लिए मतलब कि लाया जा सकता है। ट्वेंटी हाँ फाइव सर, प्लस कर ले आते हैं तो अच्छा होगा। आराम से हो सकता है सर 25 प्लस। और हाँ करंट के लिए कुछ भी एक मैगजीन फॉलो कर लें, जैसे कि 1 ईयर की बुक आती है उत्कर्ष की आती है वो फॉलो कर लो। और अगर आपको डर लग रहा है ज्यादा कि हाँ बुक नहीं पढ़ पाएंगे तो कोई लेक्चर फॉलो कर लो जिसमें 6 महीने का 1 साल का करंट हो। एक बार देखने में तो सर वो याद नहीं होता कभी भी, उसी लेक्चर को आप कम से कम 2 3 4 बार देख लो तो वो जो एक लेक्चर में सारी बातें बताएगा ना वो सब आपको याद रह जाएंगी। और उसमें से अगर 5 क्वेश्चन अगर करंट के आ रहे हैं ना तो सर 2 या 3 क्वेश्चन तो उसमें से आ जाते हैं। तो आप इतना भी करके जाओगे तो भी आप 1 2 क्वेश्चन तो प्लस करोगे लोगों से, छोड़ के नहीं जाना चाहिए कुछ भी चीज को। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा शुभम आपसे बात करके, और बहुत बहुत थैंक्स हमारे चैनल पे आके हमारे जो भी पेरेंट हैं और कैंडिडेट जो भी इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मोटिवेटेड रखने के लिए और अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। आपको भी थैंक यू सर मेरे को आपके प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। ठीक है, फिर तो शुभम यहीं पे एंड करते हैं इसको। ठीक है सर। ठीक है। थैंक ऑल यू सर। ऑल द बेस्ट, जल्दी आपका ज्वाइनिंग आ जाए, मैं यही कामना करता हूँ। बाकी डिपार्टमेंट में मिलते ठीक है हैं। सर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सो मच सर।